के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऑडियो रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं और आज का यह ऑडियो रिवीजन क्लास सिंधु घाटी सभ्यता पर केंद्रित है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और ऑडियो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक एवं कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। चलिए अब बात करते हैं काल निर्धारण की। दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग काल निर्धारण किए हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक है वह है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 बीसी तक बताई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के कई कालों का भी वर्णन इतिहासकारों ने किया है। जैसे पहला है पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2600 बीसी तक। इसमें कोटदीजी, आमरी, नाल, सिसवल इत्यादि जगह शामिल है। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 बीसी। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली शामिल है। तीसरा उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 बीसी। इसमें रंगपुर, रोजदी, राखीगढ़ी इत्यादि स्थल शामिल है। अब चलिए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर, उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा और दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे स्थल प्रमुख हैं जिसे हम लोग एक नज़र में देखने का प्रयास करते हैं। पहला नाम है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंट गोमरी नामक स्थान में स्थित है। दूसरा मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह लरकाना जिला में स्थित है, जो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा है सुतकांगेडोर। इसकी खोज आरएल स्टाइन ने 1927 में की थी, जो दास्क नदी के किनारे स्थित है और यह स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अभी स्थित है। चौथा चन्हुदड़ो। इसकी खोज गोपाल मजुमदार साहब ने की थी 1931 में। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में अवस्थित है। पांचवा कालीबंगा। इसकी खोज बीके थापर व ब्रिजवासी लाल ने 1953 में घग्गर नदी के किनारे खोज की थी। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कोटदीजी। इसकी खोज फजल अहमद ने की थी 1953 में। सिंधु नदी के किनारे यह स्थित था। खैरपुर, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है, वहीं यह स्थित है। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में मादर नदी के किनारे की थी।
यह गुजरात के काठियावाड़ वाले क्षेत्र में स्थित है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में की थी, जो सतलज नदी के किनारे पाई गई थी। पंजाब में यह रोपड़ नामक स्थान में स्थित है। नेक्स्ट है लोथल। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 से 58 के बीच भोगवा नदी के किनारे की थी। यह गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में हिंडन नदी के किनारे खोज की थी। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक स्थान में स्थित है। अगला है बनवाली। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने 1974 में की थी, जो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। यह क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा के हिसार में स्थित है। नेक्स्ट है धोलावीरा। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने 1985 से 90 के बीच की थी और यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र से संबंधित है। अब बात करते हैं अलग अलग स्थलों के बारे में। पहला स्थल है हड़प्पा। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की और हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 ग्रेनरी या अन्नागार मिले हैं, जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में हैं। प्रत्येक की लंबाई लगभग 15 मीटर एवं चौड़ाई लगभग 6 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं, जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों में सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। दूसरा हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो। इसका अन्य नाम मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ एक मुहर मिली है, जिस पर पुरुष देवता अंकित है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांवों पर 2 हिरन हैं। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है, जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जो कि 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मुहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली है। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे प्रमुख स्थल की। उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ युगल समाधान का प्रमाण मिला है, अर्थात जो शवों को दफनाया जाता था वो जोड़े में दफनाया जाता था। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रमुख स्थल हमारा है लोथल। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान के साक्ष्य, फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, हाथी दांत का पैमाना, अग्निवेदी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक चित्रित मृद भांड मिला है, जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जगह है चन्हुद्रो। चन्हुद्रो में सेंधव संस्कृति के बाद झूकर और झाकर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक,
एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं। चनुदरों में वक्राकार ईंटें एवं कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है रंगपुर। यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर धान की भूसी के साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। अगला हमारा स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रन के कादिर द्वीप में स्थित है। धोला का अर्थ सफ़ेद तथा वीरा का अर्थ कुआं है। इस नगर को 3 भागों दुर्ग, मध्य नगर एवं निचला नगर में बांटा गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्रीड़ागार का अर्थ होता है स्टेडियम। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई थी। धोलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। यूनेस्को ने 2021 में धोलावीरा को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। कराची के समीप अल्लाहदीनो स्थल का क्षेत्रफल भाग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृदभांड अल्लाहदीनो से प्राप्त कुल मृदभांडों का मात्र 1% ही है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भीरना नामक स्थल का उत्खनन किया गया है। राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। आइए अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य तथ्यों को। सिंधु सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोतदा में घोड़े की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है। सिंधवासी लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य प्रकृति पूजक। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सिंधवासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। सिंधवासी पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। मेसोपोटामिया के पूरा लेखों में दिलमन, माकन एवं मेलुहा की जानकारी मिलती है। दोस्तों, अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करते हैं। हड़प्पाकालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक समाज था जो मातृदेवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृदेवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। पशुओं में कुबड़ वाले बैल व पक्षियों में फाक्ता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। आइए अब देखते हैं शवाधान को। आमतौर पर मृतकों को गर्तों में या गड्ढों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूरी तरीके से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं राजनीतिक जीवन की।
सिंधु सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक या बनिया वर्ग के हाथों में था। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। कृषि सिंधुवासी हल से अभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं एवं जौ मुख्य खाद्यान्न था। बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। अब बात करते हैं व्यापार की। वस्त्र उद्योग सिंधु वासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चनहुदड़ों व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। इनकी समृद्धि व्यापार पर थी। सिंधुवासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमल की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से और मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते हैं। अब बात करते हैं मुहरें एवं बाटों का। सिंधु सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता था। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे कि 64, 160, 320, 640। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक लगभग 200 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता में कई स्थानों से सामानों का आयात निर्यात किया जाता था। अगर हम लोग आयात की बात करें तो लाजवर्द मनी का आयात बदक्सा अफगानिस्तान से होता था। सोना का आयात कोलार कर्नाटक से होता था। टीन का आयात अफगानिस्तान ईरान से होता था। स्टेटाइट का आयात ईरान से होता था। गोमेद का आयात सौराष्ट्र गुजरात से होता था। तांबा का आयात खेतड़ी राजस्थान से होता था। फिरोजा का आयात फारस से होता था। संगमरमर का आयात राजस्थान से होता था। इंद्रगोप मणि का आयात भड़ौच गुजरात से होता था। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा में किस प्रकार की लिपि चलती थी। हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्र लेखात्मक लिपि है। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में बुस्ट्रोफेडन स्टाइल व चित्रात्मक लिपि में वर्णित है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर यानी पिक्टोग्राफ प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब अंत में हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। भूकंप के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ये डेल्स और रेक्स मानते हैं। कनेडी मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा से इस सभ्यता का पतन हुआ। वहीं व्हीलर मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हुआ। वहीं गार्डन चाइल्ड का मानना है कि विदेशी आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। स्टाइन व घोष का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इसके लिए उत्तरदायी थी, जबकि लैम्ब्रिक का मानना है कि अस्थिर नदी तंत्र के कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ। वहीं मैके, राव और मार्शल का मानना है कि बाढ़ के कारण से इस सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कई विशिष्ट तथ्य हैं। आइए हम लोग फटाफट इसको देखते हैं।
सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर हड़प्पाई सीलें चौकोर थे, यानी चौखुट थे। बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिली है। सरस्वती नदी जहाँ बहती थी अब लुप्त हो गई है, जिसे विल्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। सुतकांगेडोर व सुरकोतदा समुद्र तटीय नगर थे। सिंध वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। दोस्तों, इस चैप्टर का ऑडियो रिवीजन यहाँ पर समाप्त होता है। ये ऑडियो रिवीजन क्लास आप कहीं पर भी हैं, आप हेडफोन लगा करके आराम से सुन सकते हैं और पूरे चैप्टर को 20 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं। ये ऑडियो रिवीजन क्लास आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट ऑडियो रिवीजन क्लास बना सकें।